हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आज अपना केमिकल बॉन्डिंग का हम लोग लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन, वैसे तो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था, बट हाइब्रिडाइजेशन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 12। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एलीन सिस्टम में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था। एलीन सिस्टम क्या होता है? जहां पर कम्युलेटिव सिस्टम होता हो, एक साथ डबल बॉन्ड आते हैं, है ना। तो कम्युलेट कर रहे, डबल बॉन्ड के बगल में डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी कि छूटा नहीं होगा। डबल सिंगल अगर होगा तो ऐसे क्या बोला जाएगा? ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। हम लोग किसकी बात करते हैं एलीन में? कम्युलेटिव सिस्टम की, ठीक है। तो ये सभी हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। जितने भी ऑड नंबर वाले हैं वो सारे पाई बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, जितने भी इवन वाले हैं वो सभी एक प्लेन में होंगे, और अगर ऑड को इवन से कंपेयर करेंगे तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। कार्बन से निकले हुए ये दोनों हाइड्रोजन का जो प्लेन होता है और पाई बॉन्ड का प्लेन होता है, ये भी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो एलीन के बारे में मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। आज बढ़ते हैं आगे। ड्रैगोस रूल, हेडिंग डालेंगे आप सभी मेरे साथ। ड्रैगोस रूल क्या होता है? ये ड्रैगोस रूल चलिए जानते हैं। चलिए, ड्रैगोस रूल क्या है इस बात को समझते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं मेमोराइज करने के लिए। पहले तो नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली, यानी ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16। तो नाइट्रोजन के नीचे रखे हुए एलिमेंट और हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के नीचे रखे हुए एलिमेंट। नाइट्रोजन के नीचे कौन कौन से हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन के नीचे कौन कौन से हैं? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है, और पोलोनियम तो लेंगे नहीं। तो ये सभी एलिमेंट्स अगर किसी ऐसे बॉन्डेड एटम से जुड़े हुए हैं जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 से कम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती थी? 2.5। तो अगर यहां पर ये अगर हम ले लें, ISC में कितना था? FONClBr ISC, फिर P और H, 2.1 ही था मेरे ख्याल से, H में भी। तो 2.1 से कम की बात की जा रही है या 2.1 की बात की जा रही है। तो अगर ये सब हो रहा होगा, 2.1 के आसपास अगर आ रही होगी वैल्यू, तो ऐसा स्पीशीज कभी भी हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं कि जितने भी नाइट्रोजन फैमिली में उसके नीचे के हाइड्राइड्स हैं, यानी PH3, AFH3, SbH3, BiH3, ऑक्सीजन फैमिली में नीचे वाले एलिमेंट्स में जो हाइड्राइड हैं, H2S, H2Se, H2Te, ये सभी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये सभी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं? आखिर क्या प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? तो उसी लिए ये रूल बना है, ड्रैगोस रूल। चलिए आइए देखते हैं। इफ द सेंट्रल एटम इज ऑफ 15th और 16th ग्रुप, बिलोंग्स टू 3rd पीरियड एंड ऑनवर्ड, एंड सराउंडिंग एलिमेंट हैज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस देन 2.5। 2.5 से कम होनी चाहिए। मैं 2.1 बोल गया, 2.1 हाइड्रोजन की है ना। तो अगर लेस देन 2.5 है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इन सच मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट कंसिडर्ड। ऐसे मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन कभी भी कंसिडर नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? एंड देयर बॉन्डिंग एक्सप्लेन विद प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या है? आगे जो लिखा है वो मैं बता देता हूं कि अगर उसमें वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मतलब कि वो जो बॉन्ड बन रहे हैं वो प्योर ऑर्बिटल के थ्रू बन रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू नहीं है। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आप ऐसे देख लीजिए, ये ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन फैमिली है और ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन फैमिली है। तो G15 की अगर मैं बात करूं और अगर मैं G16 की बात करूं, तो हमें पता है अमोनिया और H2O तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तो पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में।
लेकिन नाइट्रोजन के नीचे रखा हुआ एलिमेंट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब है ना। ऑक्सीजन के नीचे रखा हुआ एलिमेंट सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये सभी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये थर्ड पीरियड के नीचे रखे हुए एलिमेंट हैं। ये ग्रुप नंबर 15 और 16 के एलिमेंट हैं सेंट्रल एटम, और ग्रुप नंबर 15 और 16 के जो एलिमेंट्स हैं जो थर्ड पीरियड या फिर उनके नीचे रखे हुए एलिमेंट हैं, उनके साथ अगर बॉन्डेड एटम ऐसा जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, जैसा कि हाइड्रोजन में है, तो वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड ड्रैगोस रूल। क्यों नहीं करता है ये बात मैं अभी आपको प्रूफ करके बता देता हूं, ठीक है। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, दीज डू नॉट शोज हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल। तो यहां तक आप जल्दी से नोट कीजिए पहले। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है, क्यों नहीं ये शो करते हैं, तो इस बारे में भी हम लोग बात करते हैं। पहले यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। अब इसके आगे देखते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स आखिर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे हमने पढ़ा था NH3 हमने पढ़ा। अब मैं अगर NH3 और PH3 को कंपेयर करूं, अच्छा मैं आपको ये सवाल सॉल्व कराते कराते कि NH-PH3 क्यों नहीं करता, मैं आपको एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन का रीजनिंग भी दे सकता हूं। वो क्या, देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। नाइट्रोजन पे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है अमोनिया में, और फॉस्फीन में फास्फोरस के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। आज किसी कारणवश आयनिक इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर नहीं हो पाया सर्वर डाउन होने की वजह से, अदरवाइज आज मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ाने वाला था सबसे पहले। थोड़ा बहुत आपको मालूम भी होगा एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में। तो अमोनिया और PH3 में कौन अच्छा बेस है और क्यों, ये एक सवाल है रीजनिंग। इसी के साथ साथ ये जो मैं समझा रहा हूं ना, इसी के साथ साथ ये सवाल भी निपट जाएगा। तो अमोनिया और फॉस्फीन में कौन अच्छा बेस है और क्यों, तो भाई इसका जवाब है अमोनिया इज अ गुड बेस। अमोनिया अच्छा बेस है। अच्छा, अमोनिया अच्छा बेस क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को। तो अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो बेस कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो एसिड कहलाते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। लेकिन लुईस की ये बात समझ में तो आई, बट लुईस की ये बात फिर यहां पर क्यों नहीं अप्लाई हो रही है। इसके पास भी तो वही लोन पेयर है, फिर ये भी तो लोन पेयर दे सकता है, तो उसके बराबर बेसिक क्यों नहीं है ना। इंटरेस्टिंग सवाल। Why NH3 is more basic than PH3? ये सवाल भी आप इसी में लिख लीजिए, इसी के ऊपर लिख लीजिए, Why ammonia is more basic than phosphine? तो दोनों सवालों के जवाब मैं आपको इसी में दे देता हूं। देखिए यहां पर अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन है, यहां पर ये ऐसा और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। किसमें होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है। यहां पर हम लोग नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन जो लाते थे वो कितनी आती थी, sp3, याद है आपको, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही करता है। इसका तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग चेक कर चुके हैं, है ना। 3 सिग्मा बॉन्ड आते थे और एक लोन पेयर, और लोन पेयर वो s वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और फिर ये 3p तो sp3। ज्योमेट्री भी मालूम है इसकी, टेट्राहेड्रल होता था। फिर PH3 में ऐसा क्या होता है, तो PH3 में चलिए देखते हैं। PH3 में एक्चुअल में ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 94 डिग्री होता है, अगर आपको मालूम हो। अब अगर आप सभी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो बहुत अच्छा होने वाला है ना, और नहीं भी है तो आजकल तो मोबाइल में आता है। जल्दी से आप लोग मुझे cos 94 की वैल्यू बता दो।
cos 94 की वैल्यू जरा चेक करिए आप लोग कैलकुलेटर में, ठीक है। तो ये 94 डिग्री और ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है 107 डिग्री, 107 डिग्री के आसपास मैंने बताया था आपको। क्लियर है? तो अमोनिया की बात तो समझ में आती है, मेन अपने को समझना है ये सब के बारे में कि भाई ये सब हाइब्रिडाइजेशन में आखिर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो PH3, ASH3, SbH3 ये सब पार्टिसिपेट आखिर क्यों नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूं PH3 की, ASH3 की, SbH3 की और BiH3 की, मैं आपको सभी का बॉन्ड एंगल बता देता हूं। यहां पर बॉन्ड एंगल 94 डिग्री मैंने आपको बता ही दिया। यहां पर ये बॉन्ड एंगल आता है 92 डिग्री के आसपास, है ना। यहां पर ये 91 डिग्री के आसपास आता है बॉन्ड एंगल और यहां पर ये बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है, मतलब मोर और लेस सभी लगभग बहुत कम डिफरेंस है, तो लगभग सेम है। लेकिन किसी का भी वो बॉन्ड एंगल नहीं है जो कि अमोनिया का 107 डिग्री है या 109 डिग्री 28 मिनट है। क्लियर है? किसी ने आंसर दिया है क्या? माइनस का 0.0675, तो स्मृति में इसको राउंड ऑफ करके माइनस का 0.07 लिख सकता हूं बेटा। तो यहां पर मैं आपका ये गिवन डेटा लिख देता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू, है ना, cos थीटा ये हमारा बॉन्ड एंगल हो गया। तो cos थीटा का मतलब यहां पर cos 94 डिग्री, cos 94 डिग्री को मैं क्या ले लेता हूं माइनस का 0.07 डिग्री। इस पर बेस्ड क्वेश्चन ही है पूरा, अभी मैं बता देता हूं। बट उससे पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन में बहुत कुछ पढ़ा, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी भी आप कुछ इंपॉर्टेंट बात ऐसी हैं जो नहीं जानते हैं, जो कि आपको जानकर बड़ा शॉकिंग सा लगेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, इसको फिर से आप कैसे जज कर रहे होंगे अगर मैं ऐसा कुछ ड्रैगोज रूल ना लाया होता, कुछ पढ़ाया ही ना होता इस तरीके का। तो जैसे मैंने NH3 पूछा था ना बेटा, वैसे ही जब मैं PH3 पूछता तो आप अभी भी कह देते सर sp3 विद 1 लोन पेयर, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडल। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अभी तक सवालों को सॉल्व करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो मेथड यूज कर रहे थे वो एक्चुअल में रियल मेथड नहीं है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जब रियल मेथड नहीं था तो सिखाया क्यों? क्योंकि उससे सवाल सॉल्व हो रहे थे, 99% सवाल उसी से सॉल्व हो रहे थे। आप यूं कह सकते हैं कि वो एक टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने की। क्योंकि आपको क्या 99% बच्चों को जिनको एक्चुअल में बातें नहीं पता है, उन सभी को ही यह लगता है कि sp3 का मतलब है एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग। हालांकि मैंने स्टार्टिंग से ही जब आपको पढ़ाना चालू किया तो कुछ पिक्चर ही ऐसे फ्रेम की थी कि एक s और 3 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो गई तो देखो sp3 हो गया। बट ये सच नहीं है, ये गलत है। तो फिर sp3 का क्या मतलब होता है? sp3 का मतलब होता है कि जिसमें एक s ऑर्बिटल, अब sp3 यानी कि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स में ये sp3 आखिर कैसे आया होगा? एक s और 3 p से? बिल्कुल नहीं। ये 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर की वजह से ये बना sp3, है ना। आज मैं बहुत कुछ आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में रियल फैक्ट बताने वाला हूं। सपोज कीजिए आपकी किसी केमिकल लैब में जॉब लग जाती है,
है ना। और आपने तो तरीका क्या सीखा है क्लासरूम में बैठकर, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। भाई हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाते हैं, आपने सीखा है कि जो भी एलिमेंट कंपाउंड दिया जाएगा, हमें तो सर ने सिखाया है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन करके हम ये देख लेंगे कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, सिग्मा कितने बन रहे हैं, लोन पेयर कितने बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट कितने बन रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं। अब मान लो आप केमिस्ट्री लैब में हो और आपके सामने कोई अननोन कंपाउंड है, वो कंपाउंड है जिसको गूगल भी नहीं बता सकता कि उसका बॉन्ड एंगल कितना है, बिल्कुल नया नया कोई कंपाउंड है। आप खुद सोच कर देखो, क्या यह बात वाकई में ऐसे ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो जिस तरीके से हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना, प्रैक्टिकली बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो करना इम्पॉसिबल सी बात है। अब आप सोचिए, मैंने आपको बताया कि भाई देखिए ये पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है, इसके ये ट्रेसेस हैं, अब बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सेंट्रल एटम का, इसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आप तो सिर्फ उतने का ही बॉन्ड एंगल जानते हो ना जितने किताबों में छपे हैं, या गूगल बाबा जितने बता देते हैं। आप सोचो जो साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने ये पहली बार रिपोर्ट किया होगा, उनके लिए तो कोई गूगल होगा नहीं, फिर उन्होंने कैसे बताया होगा हाइब्रिडाइजेशन? क्या वो पहले उनको पता चल गया था ये सब कि इतने सिग्मा, इतने लोन पेयर, इतने कोऑर्डिनेट, ये सब होने वाला है, इसकी ज्योमेट्री ऐसी बनेगी? नहीं बनेगी। हम लोग जब कॉपी पे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हमारा तरीका क्या होता है, हम पहले सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन सबको काउंट करते हैं, उसके बाद हम सीधा हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं, उसके बाद हम ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। प्रैक्टिकली इसका जस्ट उल्टा होता है। वो कैसे? प्रैक्टिकली जब आप लैब में होगे तो अगर आपको कोई अननोन सब्सटेंस दिया जाएगा, कोई अननोन कंपाउंड दिया जाएगा, तो आप सबसे पहले पूछोगे कि इस अननोन कंपाउंड में बॉन्ड एंगल कितना है। यानी सबसे पहली चीज आपको क्या पता करनी पड़ेगी? बॉन्ड एंगल। तो आपको मीजर करना पड़ेगा उसके क्रिस्टल को देखकर कि उसका बॉन्ड एंगल क्या आ रहा होगा। बॉन्ड एंगल को मीजर करने के लिए apparatus हैं, आपके स्कूल वाली लैब में नहीं है, बड़ी लैबों में होते हैं। तो बॉन्ड एंगल मीजर करने के बाद हम उसमें यह पता लगाएंगे कि इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर कितना है, और उस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर से तैयार होगा हाइब्रिडाइजेशन। यानी अगर मुझे पता चला कि यार इसमें 33.33% एस कैरेक्टर है और 66.67% पी कैरेक्टर है, दैट मींस इट बिलोंग्स टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि नंबर 1 क्या हुआ? बॉन्ड एंगल मीजर किया, बॉन्ड एंगल के बाद हम गए एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर पे, फिर उससे आया हाइब्रिडाइजेशन, और वो पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन का क्या ज्योमेट्री होता होगा, शेप क्या बदल जाता है, क्या नहीं बदलता है लोन पेयर के आने से, फिर ये सब बातें होती है बाद में। अब भेजे में कुछ जा रहा है तो sp2 या sp3 का मतलब ये नहीं कि एक s है और 2 p है, ये तो है एक s है और 2 p है, लेकिन उस एक s और 2 p में कितना परसेंट s और कितना परसेंट p है, इससे आती है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आप ऐसे समझो कि मैंने कहा एक s और 3 p, तो 3 p ऑर्बिटल में क्या वो p ऑर्बिटल का 100% कंट्रीब्यूशन है या फिर उसका कुछ फ्रैक्शन का कंट्रीब्यूशन है? तो कितना परसेंट s कैरेक्टर है, कितने परसेंट p कैरेक्टर है, इससे डिसाइड होता है हाइब्रिडाइजेशन। यह है एक्चुअल कंसेप्ट, यह है रियल कंसेप्ट। मैंने आपको पहले जिस तरह से पढ़ाया वो इसीलिए पढ़ाया ताकि पहले आपको सवाल लगाने आ जाए, पहले आपको क्वेश्चन समझना आ जाए, पहले आपको यह समझ में आ जाए कि फटाक से मुझे कैसे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, है ना, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल, ये सारी चीजें जाननी है। और ये इसीलिए लास्ट
हाइब्रिडाइजेशन की लास्ट क्लास के लिए रख रखा था, ताकि अब आपको यहां पर बताया जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा होता है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि अगर इस बॉन्ड एंगल के थ्रू अगर हम इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर को मीजर करें तो क्या होता है। ठीक है, अगर इसके एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर को मीजर करें तो क्या होता है ये जान लेते हैं। तो सवाल लिखिए आप लोग, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर इन फॉस्फीन हैविंग बॉन्ड एंगल 94 डिग्री। थीटा 94 है, आप लोगों ने भी मेरे को बताया, मैं आपसे सेकेंड टाइम कंफर्म कराना चाहता था, इसीलिए मैंने cos 94 की वैल्यू पूछी, माइनस का 0.07 आ रहा है। चलिए अब आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला ये है परसेंटेज ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर को फाइंड आउट करने का। परसेंटेज ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर को फाइंड आउट करने का, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ये होता है, ये फाइंड आउट करने का तरीका है cos थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। ये फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। आप बॉन्ड एंगल देख लेंगे, बॉन्ड एंगल में cos थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। ये फ्रैक्शन में आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो परसेंटेज में क्या करना होगा, परसेंटेज में आपको उसके लिए 100 इंटू एस करना पड़ेगा, या फिर आपको सीधा सीधा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी ये बता सकता हूं, ये सीधा एस आ जाए तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना, वही चीज यहां पर भी बता रहा हूं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 100 एस। ठीक है, आप लोग सभी लोग चलिए ये सॉल्व कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। अगर यहां पर है ना, तो ये तो cos थीटा, पहले फॉर्मूले आप लोग नोट कर लीजिए ये। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर अगर आपको निकालना है ना, तो 100 से तो लेस कर सकते हैं, साथ ही साथ ये भी कर सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू पी माइनस 1 अपॉन पी, जो आ जाएगा इंटू 100 कर देना, तो वो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो cos 94 इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से मेरे साथ। 0.07 इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1। अब ये सॉल्व करके क्या आएगा बताइए मुझे, 0.07 एस प्लस 0.07 इज इक्वल टू एस। तो ये अगर उधर ले जाऊं मैं तो क्या बन जाएगा, 1.07, ये बन जाएगा 1.07 एस इज इक्वल टू 0.07। तो एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.07 अपॉन 1.07, 0.07 अपॉन 1.07। तो परसेंटेज ऑफ एस कितना आएगा, 0.07 डिवाइडेड बाय 1.07 इंटू 100। अब बताइए कितना बन रहा है, 7 अपॉन 1.07, 7 अपॉन 1.07 कितना आ रहा है, जल्दी से लिखिए और बताइए सभी लोग। 7 अपॉन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज इक्वल टू 7 अपॉन 1.07 कितना बना, चेक करिए और बताइए। 2 डेसिमल प्लेस तक तो बताइए ही। हाँ, आंसर आया किसी का, 7 डिवाइडेड बाय 1.07 कितना बन जा रहा है, ये 6.54। सभी का यही बन रहा है, देखिए 6.54, बिल्कुल 6.54। तो 6.5 के अप्रॉक्स में लिख दूं, 6.54 आ रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6.5% आया। अब बताइए एस कैरेक्टर इतना आया, तो परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर भी निकाल लीजिए। तो पी कैरेक्टर का परसेंटेज कितना हो जाएगा बताइए, 100 से लेस कर दीजिए, है ना। तो 100 से अगर हम लेस कर दें तो 93.5, ठीक है, ये बन जाएगा। अब बताइए इस एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर से क्या आपका हाइब्रिडाइजेशन sp आ सकता है, sp2 आ सकता है, sp3 आ सकता है, बताइए आ सकता है भाई। sp आएगा तब तो 50-50% होगा, तो sp होगा नहीं।
sp2 अगर होगा तो 33.33%, 66.67%, ये भी नहीं होगा। sp3 अगर लोगे तो sp3 में 25%, 75%, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि sp2, sp3 में से तो कोई हाइब्रिडाइजेशन आया ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल ही ऐसा आया है जिस वजह से ये ऐसा हो गया। आप मेरी बात को वेरीफाई भी करिए। चलिए सभी लोग मुझे 109 डिग्री 28 मिनट cos 109 डिग्री 28 मिनट की वैल्यू बताइए। cos 109 डिग्री 28 मिनट का वैल्यू क्या होगा? आप सभी लोग लिखिए, बताइए मुझे, चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। अभी समझ में आया ना? किसी हाइब्रिडाइजेशन को यह बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन है उनमें से किसी का भी एस या पी कैरेक्टर इससे मैच नहीं होता है। ठीक है, अब मुझे इस बात को वेरीफाई करना है, तो मैं मीथेन में वेरीफाई करना चाहता हूं। तो थीटा है 109 डिग्री 28 मिनट, मुझे वैल्यू आप लोग दोगे कॉस थीटा, यानी कि कॉस 109 डिग्री 28 मिनट की वैल्यू क्या होगी? कॉस 109 डिग्री 28 मिनट, इसकी वैल्यू बता सकते हो? जल्दी से बताइए। कॉस 109.28 कुछ आ रही है? माइनस में ही आ रही होगी, ये भी माइनस का 0.33, माइनस का 0.33 आ गया ना? चलिए मीथेन में हम सब जानते हैं sp3 होता है, हम वेरीफाई करते हैं। तो cos 109 डिग्री 28 मिनट इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, s अपॉन s माइनस 1। चेक कीजिए यहां से क्या आता है, इज इक्वल टू माइनस 0.33, तो ये s कितना आता है बताइए? s की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताइए, s की वैल्यू कितनी आएगी? अगर ये s अपॉन s माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 0.33 हम लगा देंगे, तो s की वैल्यू कितनी आएगी? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ज्यादातर हम सब रटते ही रहते हैं हाइब्रिडाइजेशन को लेकर, और जब सवाल ऐसे टेढ़े मेढ़े कभी आ गए अगर, तो बहुत परेशानी होती है। इवन सोचो अगर ये सब ना पढ़ाऊं तो एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन था क्या ये आपने जाना ही नहीं, आपने सिर्फ रटने वाले काम चलाऊ वाला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया। कितना बना? 0.25 आ रहा होगा, चेक कीजिए। s अपॉन s माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 0.33, तो s बराबर कितना होगा? 0.25 बन रहा होगा ये, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ s, ये परसेंटेज ऑफ s बन जाएगा 25%, तो परसेंटेज ऑफ p कितना बन जाएगा? 75%। अब समझे 1s और 3p sp3 का मतलब 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर की वजह से तैयार हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ स्मृति, वो 24.8 को हम लोग ले सकते हैं 25 राउंड ऑफ करके। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो इंपॉर्टेंट है ना ड्रैगोज रूल, तो ड्रैगोज रूल में अपने को बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। अभी क्लियर हो गया? तो नाइट्रोजन, अब ऐसा 15th ग्रुप और 16th ग्रुप के थर्ड पीरियड के आगे हर एलिमेंट में देखा गया, अगर उसके साथ बॉन्डेड एटम जो जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 से कम है, तो एंगल ही ऐसा सेट होता है जिससे कि
ना sp हाइब्रिडाइजेशन आता है, ना sp2 ना sp3, यानी किसी से वो मैच नहीं करता। और ये जो s और p कैरेक्टर निकालने का तरीका है ना, यही एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन है, यही एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन है। सभी को क्लियर हुआ? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का फॉर्मूला लिख लीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1, ये फ्रैक्शन में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर का फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू पी माइनस 1 अपॉन पी, यानी कि 100 पी कर दीजिएगा तो आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली 100 से लेस कर दीजिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, तो पी कैरेक्टर आ जाएगा। अगर सिर्फ एस और पी हैं तो 100 से लेस करने से ही आ जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ आते हैं। आज का लेक्चर अगर देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब जनरली हमें किताबों में नहीं मिलता है, और अगर हमने कुछ हायर लेवल की किताबें पढ़ी तो समझ में कभी नहीं आता है। दोनों बातें हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट, अगली हेडिंग डालेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। नोट कीजिए हेडिंग, सवाल नोट कीजिए, आप ही को सब कुछ बताना है। अब मैं आपको क्वेश्चन के ही थ्रू सब कुछ सिखाऊंगा। What is the hybridization of central atom in PCl5 in solid state? What is the hybridization of central atom in PCl5 in solid state? बताइए, आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार है मुझे। जल्दी बताइए। PCl5 पढ़ाया था आपको, तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। What is the hybridization of central atom in PCl5 in solid state? जल्दी बोलिए, जल्दी, समय खराब नहीं करना। जो समझ में आ रहा है, जैसा समझ में आ रहा है लिख डालिए, है ना। बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ गलत ही होगा बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं है। और अगर सही निकला तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बताइए, PCl5 आपने पढ़ा था, तो PCl5 में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़ा था? जल्दी रिप्लाई कीजिए। कोई बताना चाहेगा? sp3d, पढ़ा तो यही था sp3d। अब सोचिए, ये सवाल अगर आएगा तो ये सवाल आया ही इसलिए है ताकि आपको -1 दे पाए, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन sp3d भी होगा। और आपको मैंने क्लास में ही पढ़ाया था PCl5 का, PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d आता है, और ये गलत आंसर है, क्योंकि हम लोग एक छोटा सा टर्म ये आगे लगा हुआ नहीं देख रहे हैं, इन सॉलिड स्टेट। मैंने जो आपको PCl5 पढ़ाया था वो गैसियस स्टेट में था, तो गैसियस स्टेट में तो क्या होगा, गैसियस स्टेट में PCl5 होगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में PCl5 नहीं होगा। तो क्या होगा और कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। PCl5 गैसियस स्टेट, ठीक है, इसको सॉलिडिफाई अगर हम कर दें तो ये बनेगा जाकर PCl4 प्लस, सॉलिड स्टेट में PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, ये एग्जिस्ट करता है। इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में PCl5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, सॉलिड स्टेट में
PCl4 प्लस और PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है। तो गैसियस स्पेस में ये फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया था sp3d, लेकिन सॉलिड स्टेट में PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अब आप लोग PCl4 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और PCl6 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। कोई भी ग्राउंड स्टेट नहीं बनाएगा, बिना ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बनाए। वो सारी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट अपने भेजे में बनाओ। डायरेक्ट आंसर बताओ मुझे क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 प्लस लगा है, कम कर दो 1, कितने बचे? 4। फास्फोरस में डी ऑर्बिटल होगा, यानी एक्साइट करा सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, क्या आया? sp3। ये सब ट्रिक है, ये सब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, किसी को बताते नहीं है, किसी को नहीं बताना है ना। ये सब अपने भेजे में कैलकुलेट करो। सामने वाले को क्या करना है? आपको इंप्रेस करना है, सीधा बताना है ये sp3 आएगा। तुम 2 4 6 जो भी जोड़ते हो उससे लगा के भी चेक कर लो, यही आएगा। चलिए इधर आइए, p 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एक और ले आइए, कितना हो गया? 6 और 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए। और फास्फोरस ये जरूर चेक कर लिया कीजिए कि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर सेकंड पीरियड का होगा तो उसमें डी नहीं होगा, तो आप एक्साइट नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही ना? तो इसके पास तो डी ऑर्बिटल हैं, तो ये 6 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, यानी क्या आ जाएगा? sp3d2। सो द करेक्ट आंसर इज sp3d2 और sp3। सोचिए जेई एडवांस का कितना अच्छा सवाल बनेगा। मल्टी करेक्ट में जाएगा। What is the hybridization of central atom in PCl5 in solid state? पहला ऑप्शन दे दिया sp3d। सब लोग कहेंगे अरे वाह, जेई एडवांस वाले तो पागल हो गए, इस बार तो बड़ा आसान दे दिया सवाल। sp3d पे टिक लगाएंगे, -1 लेके आएंगे। जबकि करेक्ट आंसर क्या होगा? sp3 एंड sp3d2। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से सॉलिड स्टेट अगर कोई पूछे तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, थोड़ा ध्यान देना है कि आखिर सॉलिड स्टेट लगा है कि नहीं लगा है, ये चीज ध्यान देनी है। क्लियर हुआ? चलिए अब एक चार्ट के थ्रू, अब जब मैंने ये सब बताया तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा यार ऐसे तो बहुत सारे होते होंगे। टेंशन मत लीजिए, जितने मैं बता रहा हूं उतने में से ही आएगा, उससे ज्यादा आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं ही हूं जो सबसे ज्यादा आपको बताऊंगा, और किसी किताब में इतना लिखा ही नहीं होगा। तो अब एक चार्ट के थ्रू हम ये सारी चीजें नोट कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में जिनका हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से बदल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, हमें एक बार ये देखने की जरूरत है कि वो आखिर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सवाल की खूबी यही होगी कि वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि सॉलिड स्टेट में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर यही बता दिया फिर बचा क्या? फिर तो कुछ नहीं बचा। तो आप लोग एक चार्ट बना लीजिए इस तरह से। गैसियस स्टेट में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन गैसियस स्टेट में किस क्या होता है। ये बात हो रही है सेंट्रल एटम की, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ओके, तो जैसे PCl5 में P का sp3d, PBr5 में P का sp3d, इस तरह से ये है। सॉलिड स्टेट में ये किस तरह से ब्रेक होंगे उनके बारे में लिखा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कैटाइनिक पोर्शन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एनायनिक पोर्शन। अगर सिर्फ कैटायन या एनायन में अगर सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, जैसे ये देखिए NO+, अब इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, क्योंकि तो इसमें एंगल ही नहीं मिल पाएगा, इसलिए वहां पर डैश लगा दिया। तो ये नोट करते जाइए। जैसे PCl5 के बाद PBr5, PBr5 को भी ब्रेक करेंगे तो इस तरह से PBr4+ और Br-। अच्छा, कुछ के माइंड में होगा यार ये जादू होता कैसे है, PCl5 से ये PCl4+ और PCl6 आ गया, ये तो रिएक्शन ही नहीं दिख रही बैलेंस होती हुई। तो ये जादू मेरे भाई ऐसे होता है कि यहां पर 2 मोल आप ले लीजिए। अगर आप यहां पर 2 मोल लेंगे तो एक से आप क्या करिए, Cl- दूसरे में लगा दीजिए। एक PCl5 में एक से Cl हटा दीजिए तो वो बन जाएगा PCl4+, और दूसरे में वो Cl- ऐड करा दीजिए तो वो बन जाएगा PCl6-। इस तरह से ये बनता है।
ठीक है, सॉलिड स्टेट में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर कभी कभी ऐसा हो रहा होगा या कभी सिंपल वन मॉलिक्यूल सही समझ में आ रहा है, जैसे N2O5 है, NO2 प्लस और NO3 माइनस, तो 2 नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। तो 2 मोल लाने की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं, 2 मॉलिक्यूल लाने की। और भी है, इसके नीचे भी है, ये नोट करते जाइए जल्दी से, या अगर अभी टाइम ना मिल रहा हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, लेक्चर एंड होने के बाद इसको अच्छे से सजा के बना लीजिएगा। इसके आगे का है, ये यहां तक है। I4O9 बहुत फेवरेट सवाल है, रेडॉक्स में भी आता है, जल्द ही रेडॉक्स भी चालू होगा। I4O9 अगर ब्रेक करेंगे तो I4O9 में होता क्या है, I3 प्लस और IO3 माइनस का होल थ्राइस, ये होता है। तो देखिए 3 I और 1 I, 4 I और O9। अब I3 प्लस में तो कुछ नहीं बताना है, इसीलिए डैश लगा है। IO3 माइनस का निकाल लीजिएगा, sp3 आ रहा है। ठीक है, तो ये जितने मैक्सिमम हो सकते थे वो मैंने बता दिए। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, मैं टिक लगा देता हूं। एक तो ये PCl5 वाला बड़ा फेवरेट सवाल है, कोई आपको परेशान करने के लिए ये PBr5 भी दे सकता है फिर इस हिसाब से। ठीक है, N2O5, N2O4, N2O3 वाले नाइट्रोजन वाले। ठीक है, इसके साथ साथ ICl वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार देख लेना। इधर आ सकता है I4O9 आ सकता है, ICN आ सकता है, Cl2O6 आ सकता है, Cl2O7 भी तो होगा। Cl2O7 था, नहीं था, ठीक है, Cl2O6 ही था, नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए Cl2O7 कभी आ जाए तो यहां पर वो बढ़ा दीजिएगा, ClO3 प्लस ClO4 माइनस। ओके, तो ये समस्या सॉल्व हो गई हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट वाले सवालों की। इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा, इतने ही आपने कर लिए बहुत है। ये मैंने ढूंढ ढूंढ के जितने हो सकते थे, है ना, वो सारे लिख डाले। इससे ज्यादा आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट के बाद अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ाया होगा मैम ने आपको। तो उसमें कुछ इंटरमीडिएट की बात की गई होगी। इंटरमीडिएट रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक कड़ी है जो उनको जोड़ती है, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। शॉर्ट लिव्ड होते हैं और हमें मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं, है ना, पाथ के बारे में बताते हैं, रिएक्शन कैसे हुई होगी। तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हो सकता है, इंटरमीडिएट कार्बेनायन हो सकता है। कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया था, हर कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बेनायन का sp3 पिरामिडल। याद आ रहा है आपको? कार्बेनायन sp3 वाले में पढ़ाया था, कार्बोकैटायन sp2 वाले में पढ़ाया था। एक ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन फ्री रेडिकल बने, और कार्बन फ्री रेडिकल जब बनेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वही ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो उसी को लेकर यहां पर अपने को सीखना है। तो कार्बन फ्री रेडिकल यानी कि CH3 रेडिकल, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है वो। मुझे CH3 फ्री रेडिकल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये मुझे जानना है। यानी ये किसी से बॉन्डेड होगा, अब ना इसने उसका छीना इलेक्ट्रॉन ना इसने उसका छीना, किसी ने भी एक दूसरे का नहीं छीना, और दोनों एक दूसरे अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग अलग हो गए। इस तरह से फ्री रेडिकल बनता है। ज्यादातर फ्री रेडिकल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। जैसे वो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मीथेन का क्लोरीनेशन कराया, तो मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं तो पहले CH3Cl बनता है,
फिर CH2Cl2 बनता है, फिर CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनता है और आखिरी में CCl4 बनता है। तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बनता है। तो उसमें फ्री रेडिकल यही है CH3 फ्री रेडिकल। मुझे इसमें हाइब्रिडाइजेशन जानना है, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चलिए जानते हैं। कार्बन 2H2 2p2 ऐसे था, ठीक है। एक्साइट करा देते हैं, ये 2s और ये 2p, एक्साइट करा देते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बन रहे थे, है ना। अब क्या हो रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो पहले बॉन्ड बना रहा था वो लेकर चला आया अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 3 हाइड्रोजन है, तीनों एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तीनों के थ्रू हो गई बॉन्डिंग और ये हो गया वो ऑड इलेक्ट्रॉन। ये है वही ऑड इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड नहीं बना पाया, या यूं कह लीजिए कि बनाया था लेकिन होमोलिटिक फिजन हुआ। होमोलिटिक फिजन किनके किनके बीच में होता है, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में, जिस वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग, वो दूसरा वाला अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया। तो इस तरह का आया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो भाई हाइब्रिडाइजेशन CH3 फ्री रेडिकल में हाइब्रिडाइजेशन H बराबर sp2 होगी। यानी इसका मतलब मैंने इसको गिना, इसको गिना, इसको गिना, बिल्कुल सही बात है। इस हिसाब से ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, प्लेनर, प्लेनर ट्राइगोनल, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता होगा, आप कार्बन को सेंटर में बना लीजिए और 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा दीजिए, तो ये प्लेनर ट्राइगोनल बनता दिखाई दे रहा है आपको। अब इसने हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट किया नहीं, तो ये वाला प्योर ऑर्बिटल में है और ये प्योर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वेव है, ठीक है। तो इसका होगा क्या और कैसे हाइब्रिडाइजेशन रिपोर्ट किया। एक्चुअल में मैंने यहां पर आपको पहले ही बताया, अब तो मैंने आपको सिखा दिया, आपको जितना मेरे को मालूम होता ना आपको भी पता चल गया, है ना। तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहां पर मैं एक S और 2p जोड़कर नहीं कर रहा हूं। मैंने एक्चुअल में CH3 फ्री रेडिकल में इस बॉन्ड एंगल को मेजर किया। सो ये थीटा अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री आया। आप सोचिए 120 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली अगर आया है थीटा, तो इसकी मदद से मैं परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर और P कैरेक्टर निकाल लूंगा और उसकी वजह से वो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2। इसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2, ना कि एक S और 2p 3 हो गए तो sp2 हो गया, ये सब की वजह से। क्लियर हो रहा है। मैं तो बॉन्ड एंगल से आपको सिखा रहा हूं कि बॉन्ड एंगल ही सबसे बेस्ट है, उससे आप कभी नहीं फंसोगे। बट हर सवाल को करने के लिए ये सब नहीं है, इसीलिए सवालों को करने के लिए जो पहले तरीके बताए थे वो सब यूज करने हैं। लेकिन जब ऐसे आड़े तिरछे सवाल पूछे जाएं तो इनमें चलता है प्योर कंसेप्ट, और प्योर कॉन्सेप्ट तो आपका तभी लग पाएगा जब आपको एक्चुअल में कंसेप्ट पता हो। तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के आसपास आया, जिससे बनने वाला हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। बात समझ में आ गई। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को यह बात पता भी। CH3 फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं CF3 फ्री रेडिकल की। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, यह बताओ जल्दी से पहले। अब मैं बात करने वाला हूं CF3 फ्री रेडिकल की। CF3 फ्री रेडिकल की, इसमें क्या होगा, कार्बन 2s, ये 2p, फिर एक्साइट होगा इस तरह से, फ्लोरीन 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये रहा हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन, ये रहा हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन। CF3 फ्री रेडिकल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फिर क्या होगा। आपको मालूम है CF3 फ्री रेडिकल में ऐसा नहीं होगा जैसा कि आप सोच रहे हैं
कि यहां पर भी sp2 आ जाएगा, ये होता तो मैं पढ़ाता ही क्यों। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, ज्योमेट्री यानी कि टेट्राहेड्रल आएगी। अब देखिए, अगर कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तो झूल गए यहां पर कि यार अब क्या करें, यहां तो समझ ही में नहीं आ रहा। ये तो अगर ऐसे पढ़ा था तो ये भी यहां पर ऐसा होना चाहिए। बट कंसेप्ट क्या है कि बॉन्ड एंगल की मदद से आप परसेंटेज एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर निकालिए। एक्चुअल में CF3 में जो बॉन्ड एंगल आता है थीटा मेजर करने पर अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री बनता है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 यानी ही है। यानी आप इस बात को ऐसे समझिए कि ये जो CF3 था ना, अगर ये F की जगह H होता तो ये बॉन्ड एंगल ऐसे ही बनता। लेकिन अब ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो इसके पास था, क्या ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने लगा? नहीं, वो तो फ्री रेडिकल है भाई। फिर आखिर हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों आया? देखिए, ये वाला एंगल कितना बन रहा है? अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री। सिर्फ इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन आया है इसका sp3। बट ऐसा हम हर जगह कहां कहां पता कर पाएंगे? ये भी बात सही है, हर जगह हम कहां पता कर पाएंगे भाई कि sp2 है कि sp3 है? अच्छा, होगा तो इन्हीं में। फिर हमें कैसे पता चलेगा? एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बहुत सिंपल सा रूल। कार्बन से जुड़ा बॉन्डेड एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो तो ऐसे में उसके ऐसे में sp2 ही आएगा। ऐसे में उसके ऐसे समझ लीजिए, होता नहीं है ऐसा, ये ट्रिक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है? थीटा से है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कराना है। सिर्फ इन तीन की वजह से जो आंसर आ रहा है वो बता देना है, यानी sp2। और अगर सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ बॉन्डेड एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है सेंट्रल एटम से, तो फिर ऐसे में ये वाले इलेक्ट्रॉन से भी आपको हाइब्रिडाइजेशन में जोड़ना है, यानी sp3। बट रियल कंसेप्ट क्या है? यहां पर थीटा मेजर करो, यहां पर थीटा मेजर करो, और दोनों का s कैरेक्टर और p कैरेक्टर चेक करो, उसी के हिसाब से होगा। तो अगर सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ बॉन्डेड एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो आप ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, कार्बन के ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में आप sp2 बोल देना। और अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्डेड एटम है तो कार्बन के ऐसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में आप sp3 बोलिएगा। अगर इस सवाल में पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, रीजन, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल, बिकॉज थीटा इज approximately 109 degree, so the percentage of S and P character will form sp3 hybridization। यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी से देखिए और बताइए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट है। अगर ये नहीं पढ़ा तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कुछ नहीं पढ़ा। तो ये सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये सब 11th क्लास में जान गए तो 12th पास आउट में, 12th क्लास में आप जब जाएंगे, पास आउट की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से 11th करिए, अच्छे से 12th कीजिए, पास आउट की तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ सकती अगर बच्चा 11th और 12th 2 साल मन लगा के पढ़ ले, है ना। ये पास आउट की जरूरत तो उन्हें पड़ती है जो 11th क्लास में मस्ती करते हैं। 12th क्लास में अच्छा खासा सिलेबस हो जाता है, 1 साल में उसको कवर अप नहीं कर पाते हैं, फिर ड्रॉप लेना पड़ता है। खैर, वो सब तो बात की बात है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जब जैसी सिचुएशन होगी तब वैसा किया जाता है ना। अगर मौका मिल रहा है तो जरूर करेंगे, 1 साल ड्रॉप भी ले लेंगे अगर और अच्छी रैंक चाहते हैं। खैर, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा ये था कि CH3 फ्री रेडिकल और CF3 फ्री रेडिकल है। अगर बॉन्डेड एटम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऐसे में कार्बन का फ्री रेडिकल हमें sp2 कंसीडर करना है। और अगर बॉन्डेड एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऐसे में कार्बन का फ्री रेडिकल हमें sp3 कंसीडर करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।
VSEPR थ्योरी। मैंने आपसे बोला था पूरे हाइब्रिडाइजेशन में तो जरूरत पड़ेगी नहीं, हाँ, लेकिन अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिर VSEPR में सिखाया क्या गया। और VSEPR में जो लोग नहीं सिखाते हैं, जो किताबों में नहीं लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है और वो सीखना है, क्योंकि वो आगे चल के अपने बॉन्ड पैरामीटर जब हम लोग पढ़ रहे होंगे वहां बहुत काम आएगा। केमिकल बॉन्डिंग में बड़ा लफड़ा है ना। NCERT जितना लिखती है उसको एक तरीके से आप बुक नहीं बल्कि वो सिलेबस बुक मानिए, वो आपको ये बता रही है कि बेटा आपके सिलेबस में ये है, आपको ये पढ़ना है और इस तरीके के सवाल आप लगा के देख लीजिए एक बार, बाकी पढ़ना तो आपको पूरा है। तो VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आवाज आ रही है ना मेरी, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि पॉलिंग और स्लैटर का यह हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है। हिटलर और लंदन का ऑर्बिटल थ्योरी था, ओवरलैपिंग कंसेप्ट था। इसके बाद पॉलिंग और स्लैटर ने VBT को आगे एक्सटेंड किया और बताया कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन का क्या कंसेप्ट है। ठीक इसी के आगे नाइहोम एंड गिलेस्पी, इन साइंटिस्टों ने लोन पेयर के आ जाने की वजह से डिस्टॉर्शन जो होता है उस फिनोमिना को, उस पार्ट को एक्सप्लेन किया है। तो VSEPR थ्योरी नाइहोम एंड गिलेस्पी ने दी और इसमें इन्होंने क्या किया, क्या बताया, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इफ द सेंट्रल एटम possess only bonded pair of electron along with the identical atom, the shape of the compound is symmetrical and according to Sidgwick and Powell, इन्होंने सिडविक और पॉवेल का भी यूज किया है। केमिकल बॉन्डिंग में कई सारे साइंटिस्टों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये जो थ्योरी दी है वो किसने दी है, VSEPR, नाइहोम एंड गिलेस्पी। तो इन्होंने सिडविक और पॉवेल का ये कंसेप्ट किया, यूज किया कि इन्होंने बताया कि जैसे कि BF3 में है तो BF3 में 120 डिग्री आता है और 120 डिग्री से sp2 बनता है, प्लेनर ट्राइगोनल बनता है। CH4 में 109 डिग्री आता है, टेट्राहेड्रल होता है। किसी का जैसे CO2 है तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल आता है तो लीनियर बन जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। हालांकि यहां कहीं पे भी लोन पेयर नहीं आया। अब इनका कहना है कि अगर लोन पेयर आएगा तो क्या होगा, उससे ज्योमेट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन शेप में फर्क पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर का डिस्टॉर्शन होगा। तो वही सारी बातें यहां लिखी गई हैं, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा ये किस वजह से होता है। तो सबसे ज्यादा, मैंने भी आपको पढ़ाते वक्त बीच बीच में पूरा बताया है, सबसे ज्यादा जो डिस्टॉर्शन आता है वो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में तो लड़ेंगे ही, रिपल्शन ही करेंगे। तो लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होता है। किसी भी थ्योरी को आप पढ़ेंगे VSEPR में, किसी भी किताब की थ्योरी को, उसमें यही सब लिखा हुआ है जो मैंने यहां तक लिखा है। जल्दी से नोट कीजिए। नोट किया? यहां तक नोट किया? यहां तक सभी ने नोट कर लिया? जल्दी बताइए। लेकिन इसके आगे भी लिखना चाहिए, इसके आगे भी बहुत कुछ है। ये तो समझ में आ गया कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। एल, ये एल है, 1 नहीं है, ठीक है। LP लोन पेयर रिपल्शन, LP BP लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, BP बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इस बारे में यह सब बताया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर यह बात बिल्कुल सही है, मैं इसमें बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता हूं कि लोन पेयर और लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। इसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। यह बिल्कुल सही है। लेकिन बॉन्ड पेयर में कौन सा बॉन्ड पेयर रिपल्शन, अब मैं इसकी बात करना चाहता हूं।
बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? डीबी डीबीएसबी और एसबीएसबी। अब यार ये क्या है? डीबी का मतलब है डबल बॉन्ड रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, नहीं होगा? आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। डीबीएसबी रिपल्शन उससे कम होगा, एसबी रिपल्शन सबसे कम होगा। यानी ये तो आगे है ही है, ये भी आगे है। बीपी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है किताबों में, तो आप उसके आगे ये पॉइंट और नोट कर लीजिए। अब ये सीखने का फायदा मैं आपको बताता हूं, बॉन्ड पैरामीटर में तो मिलेगा ही, मैं 1-2 क्वेश्चन से अभी आपको यहां समझाता हूं। नोट कीजिए यहां तक आप जल्दी से। जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई एलिमेंट है अल्फाबेटिकल, ये यहां पर डबल बॉन्ड ओ बना रहा है, कुछ यहां पर डबल बॉन्ड एस कुछ बना दिया। मैं कोई हाइपोथेटिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैं बोल ही दे रहा हूं कि यहां पर जितने भी लेटर्स मैं लिख रहा हूं ये सभी अल्फाबेटिकल हैं, अल्फाबेट्स में हैं, और इन सबको ऑक्सीजन सल्फर की तरह ट्रीट आप मत भी करिए। मैंने जो बना दिया आप उसी को हाइपोथेटिकल आप स्ट्रक्चर लेकर समझ लीजिए, ठीक है? तो यहां पर ए डबल बॉन्ड ओ, यहां पर एस, यहां पर सिंगल बॉन्ड मान लीजिए पी है, यहां पर सिंगल बॉन्ड क्यू है। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है और ये θ4 है, ठीक है? तो आप बताइए θ1, θ2, θ3, θ4 का ऑर्डर क्या होगा? बात समझ में आ रही है आपको? अभी तो मैंने ऐसे बनाया है, मैं थोड़ा सा आपको और कंफ्यूज कर सकता था। वो कैसे? मैं आपको कंफ्यूज कर सकता था, टेट्राहेड्रल जैसा बनाता इसको और फिर आपको और कंफ्यूज कर देता। देखिए कैसे, जो आपने अभी लिखा है ये भी बने रहने दीजिए, उसके बगल में और करके और लिख दीजिए ये ए है ना, तो ये टेट्राहेड्रल में अपने को बनाना है। तो कुछ ऐसा होगा, ये डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड एस कर लेते हैं, ठीक है? और इधर से लेकिन दिखेगा नहीं आपको ये वाला एंगल, तो इधर ही बनाता हूँ, डबल बॉन्ड एस और फिर इधर क्या बनाया था, पी और क्यू बनाया था, तो इधर पी और एक तरफ क्यू रहने देते हैं। तो चलिए ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, ये हो गया θ3, ये हो गया θ4। ये है सवाल, ऐसे नोट कर लीजिए। अब अरेंज कीजिए θ1, θ2, θ3, θ4 को। अब बताइए यहां तो कहीं लोन पेयर है ही नहीं, तो क्या ये टेट्राहेड्रल में हमें सिखाया गया बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री। क्या हर एक में 109 डिग्री होगा? जी नहीं। 109 डिग्री आप वहीं पे बोलेंगे जहां पर सेंट्रल एटम से जुड़े बॉन्डेड एटम सभी सेम हो, एक जैसे हो। जैसे CH4, वहां पर बॉन्ड एंगल सभी आपको क्या मिलेंगे? 109 डिग्री। लेकिन अगर एक भी हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह दूसरा एटम लेकर आए तो सारे बॉन्ड एंगल सेम नहीं होंगे, क्योंकि हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ तो चेंज होंगे ना। तो हर एक का नेचर थोड़ा थोड़ा बदलेगा, जिस वजह से बॉन्ड एंगल में भी फर्क पड़ेगा। तो अब बताइए यहां पर सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो देखिए मैंने आपको रिपल्शन को लेकर बहुत सिंपल सी बातें बताई थी। अगर लोन पेयर रिपल्शन, अगर मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर पे बाहर से रिपल्शन हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। अगर अंदर से रिपल्शन हो रहा है, इंटरनल रिपल्शन हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ठीक है? तो एक बात तो ये नहीं रटनी है कि रिपल्शन होने पर हमेशा बढ़ता है या हमेशा घटता है। भाई ये देखेंगे कैसा रिपल्शन हो रहा है। अब जैसे मैं यहां पर देखूं तो मुझे यहां पर कोई लोन पेयर तो नहीं दिख रहा, मुझे तो यहां सभी बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया डीबी में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। तो बताइए अगर डीबी में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा तो θ1 सबसे बड़ा होगा कि नहीं? ये रिपल्शन करेगा सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल इसी का ज्यादा आएगा। इसके बाद डीबीएसबी,
डीबीएसबी, तो डीबीएसबी यहां पर भी है, डीबीएसबी यहां पर भी है। यहां पर मुझे ये बोलना पड़ेगा कि पी और क्यू का नेचर एक जैसा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है। दिया हो तब भी यही करना है, ना दिया हो तब भी यही करना है। तो θ2 और θ3 सेम है, θ2 बराबर θ3। बहुत आजा, अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड लिखना चाहते हैं तो आप ये हटा भी दीजिए और यहां लिख दीजिए अप्रॉक्सीमेटली, बस बात समझ में आ जाएगी। और ये देखिए, ये जो है रिपल्शन θ4 जिससे बन रहा है वो एसबी रिपल्शन से बन रहा है कि नहीं, तो ये सबसे कम होगा, तो यहां पर ही सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, तो θ4 सबसे छोटा होगा। तो जब हम लोग बॉन्ड पैरामीटर पढ़ रहे होंगे तो ऐसे सवाल अपने को खूब मिलेंगे, वहां पर अपने को ऐसे सीखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन था, सवाल ये था, अरेंज θ1 2 3 4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बॉन्ड एंगल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। θ1 सबसे बड़ा, θ2 3 बराबर और सबसे कम θ4। क्लियर हुआ? चलिए इसी में एक दो सवाल और कराता हूं आपको, अभी आपको सब समझ में आएगा और इसके साथ साथ आपका आईक्यू भी चेक हो जाएगा। आईक्यू कैसे चेक होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये नोट किया? चलिए अगले पे आते हैं। अगला सवाल, फिर से कोई ए नाम का एलिमेंट है, अब की बार यहां पर लोन पेयर है, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड बी है, यहां पर सिंगल बॉन्ड सी है और यहां पर सिंगल बॉन्ड डी है। ये वाला लोन पेयर है थीटा, ये वाला बॉन्ड एंगल है θ1, ये है θ2, ये है θ3। चलिए θ1 θ2 θ3 को अरेंज कीजिए। अरेंज बॉन्ड एंगल θ1 θ2 θ3 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए बताइए जल्दी से। आंसर आया? θ1 θ2 θ3 में बताना था। मैं सबसे पहले इसके लिए आंसर लिख रहा हूं। इस वाले के लिए आंसर क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन अच्छा खासा रहा होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन रहा होगा ना, ये आपस में डबल बॉन्ड है ये, तो इसने इन सबके बॉन्ड एंगल को क्या किया होगा? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और यहां वाला एंगल सबसे बड़ा आ गया θ1, बात तो समझ में आ गई आपको। इसके बाद DBSB तो θ2 है, इसके बाद SBSB है तो θ3 है। अगर इधर भी कोई एंगल लेता तो ये θ1 θ4 सेम हो जाता। कोई डाउट यहां तक? तो θ1 2 3 बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी इसका आंसर बताइए, इसका कार्बोनेट का। अभी दो ऐसे आ गए θ1 2 3, तो समझ में नहीं आ रहा कौन किसका आंसर लिख रहा है, तो ये मेंशन कीजिए कार्बोनेट में बता रहे हैं। तो पहले लिख दीजिए इन कार्बोनेट, फिर अपना आंसर बताइए। चलिए जल्दी कीजिए आंसर बताइए। इन कार्बोनेट और फिर बताइए θ1 2 3, θ1 2 3 कार्बोनेट में क्या होगा? इन कार्बोनेट θ1 DBSB, ये DBSB, θ1 बराबर θ2 और सबसे कम θ3, θ1 बराबर θ2 और सबसे कम θ3। कार्बोनेट में, इन कार्बोनेट θ1 बराबर θ2 और सबसे कम θ3, सही है? जल्दी देखिए, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ये ठीक नहीं है, ये गलत है।
सही आंसर है θ1 बराबर θ2 बराबर θ3। ऐसा क्यों? जिसको आप डीबी देख रहे हैं और जिसको आप एसबी देख रहे हैं, एक्चुअल में ना वो डीबी है पूरी तरह से, ना ये एसबी है। ये सब ना प्योर डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, ये सब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्पीशीज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये स्पीशीज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। देखिए कैसे, अब रेजोनेंस आपको अगले टर्म से सिखाना स्टार्ट करूंगा, जो कि ऑर्गेनिक में भी काम आएगा और ये केमिकल बॉन्डिंग में भी। ये कार्बोनेट आयन है, तो ये रेजोनेंस होगा यहां पर। ये देखिए, ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। तो जिसको आप डबल देख रहे हैं वो थोड़ी देर बाद सिंगल और सिंगल वाला डबल हो जाएगा। तो ये कार्बन ऐसा O माइनस, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां पर आ गया सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, तो ये देखिए डबल हो गया। अभी रेजोनेंस करते हैं अब की बार यहां से, लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। तो फिर क्या होगा ऐसे में? तो एक बार डबल बॉन्ड ऊपर आया, एक बार डबल बॉन्ड यहां आया, अब की बार डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। समझ गए? ये हुआ है। तो अब बताओ कौन सा बॉन्ड डबल बॉन्ड है, कौन सा सिंगल है? तो पता चला यहां तो कोई भी बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है। सो इसका मतलब इनमें डबल और सिंगल के बीच का कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जिस वजह से ये सब बराबर बराबर रिपल्शन देंगे और ऐसे में θ1 2 3 बराबर होगा। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है वो 100% सही है। बस शर्त ये है, एक जगह ये ऐसे जरूर देख लेना कि कहीं कोई ऐसी जगह तो नहीं आ गई जहां पर रेजोनेंस पार्टिसिपेटिंग है। अगर ऐसा होगा तो आपका डीबी एसबी बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो प्योर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के लिए है। पार्शियल के केस में सेम होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? यही मैं कह रहा था, आईक्यू चेक करेंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? हाँ, डबल बॉन्ड ये सब प्योर में चलेगा। रेजोनेंस अगर पार्टिसिपेटिंग है कोई स्पीशीज, तो वहां पर आपको बॉन्ड एंगल सभी का क्या हो जाएगा? सेम। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बना लीजिए। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इन्हें ड्रॉ भी कर लीजिए। चलिए इसी को लेकर एक आखिरी कंसेप्ट, आखिरी सवाल आज के लेक्चर का। यह सवाल भी बहुत बेहतरीन सवाल है, आप लोग ट्राई कीजिए। CH2F2 यानी कि टेट्राहेड्रल जैसा कुछ बनेगा। मैंने कहा था मीथेन में सभी का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक भी हाइड्रोजन एटम हटा के दूसरा एटम बदल दोगे तो सारे बॉन्ड एंगल सेम नहीं होने वाले, यानी ये 109 डिग्री सब एक जैसे होते हैं। तब बोलेंगे जब सारे बॉन्डेड एटम सेम हो, या तो सभी F होते या तो सभी H होते। तो टेट्राहेड्रल है, और यहां पर मैं जैसा लिख रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ये 2 F लगा लिए, और यहां पर अब मैं बॉन्ड एंगल लिखने जा रहा हूं। ये θ1, ये θ2, ये θ3 और ये वाला θ4। चलिए बताइए, होमवर्क में दे दूं? हाँ, सोचिए थोड़ा। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल, ओके। ये मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं। अगले टर्न पे जब मिले तो आप लोग बिल्कुल आंसर रेडी रखिएगा, ओके। तो आज हम लोगों ने ड्रैगो रूल पढ़ा, परसेंटेज एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर निकालना सीखा, और बॉन्ड एंगल के बारे में भी थोड़ा इंफॉर्मेशन लिया वीएससी पीआर थ्योरी में। तो देखिए वीएससी पीआर से क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने लायक, वो आपको ये सीखना था।
हाइब्रिडाइजेशन में एक छोटा सा टॉपिक और बचा है लास्ट, जो कि 10 मिनट का है, अगले टर्न पे फिनिश ही हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग अगले टर्न पे अगली क्लास में मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन कैसे सॉल्व होता है, ये हम लोग लास्ट, यही टॉपिक है हमारा, इसको देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।